हेलो दोस्तों, तो पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके जल्दी से प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और इस वीडियो में आप लोग को बता दूं एक शॉर्ट टाइप में क्या पढ़ना है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आप लोग को पढ़ना है, जिससे रिलेटेड कुछ टॉपिक कवर कर लिए गए हैं और उसके आगे का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इसके आगे का क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने कब अधिवेशन किया? तो 1916 में। कहाँ किया? तो लखनऊ में किया था। लखनऊ में अधिवेशन हुआ था इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में हुआ, जो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को किस नाम से जानते हैं? तो कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता 1916 में किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। नेक्स्ट में देखिए 1900 ईस्वी में करजन ने क्या कहा था? तो 1900 में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। क्या कहा था करजन ने? करजन ने कहा था कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। चलिए नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया। किसमें भाग लिया था? तो 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वो क्या था? इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था। क्या था? बम्बई का गवर्नर था। दोस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो फटाफट पेट एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यह अधिवेशन बम्बई में कब हुआ था? तो 1915 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की। सरोजिनी नायडू 1879 टू 1949 प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। क्या थी? यह एक प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन हुआ तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 1947 टू 49 में सरोजिनी नायडू क्या थी? तो सरोजिनी नायडू 1947 से 49 में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद क्या रहे? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप में बांग्ला में रचित संगीतवध जनगण मन
के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान ने स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो जनगण मन सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो सर्वप्रथम यह 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक शीर्षक में हुआ था। तो राष्ट्रगान जनगण मन का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। किस पत्रिका में? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था। उसका शीर्षक क्या था? तो भारत विधाता उसका शीर्षक था। चलिए नेक्स्ट हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। किस नेम से हुआ था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से इसे प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय ज्ञान का अंग्रेजी में अनुवाद 1919 में हुआ था और उसका शीर्षक क्या था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित किया गया था। इसे कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में इसे गाया जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृत अधिवेशन में कब भाग लिया था? तो 1919 में भाग लिया था। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। 1907 में जब कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ तो जो कांग्रेस पार्टी थी वो नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गई। और नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो नरम दल के जो कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोजा शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी नरम दल के नेता थे। तथा उग्रवाद यानी गरम दल के जो नेता कौन थे? तो उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। ये लोग आप लोग के उग्रवादी विचारधारा के नेता थे। तिलक जी ने क्या कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, विच्छावृत्ति नहीं। क्या कहा? हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, विच्छावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन तीनों लोग को किस नाम से जाना जाता है? लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनैतिक गुरु माना। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी थे मैजिनी, उनका जीवन वृत्त जब पढ़ा तो उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय विस्मारक के रूप में जाना जाता है। सर वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा है। सर वेलेंटाइन सिरोल ने तिलक जी को क्या कहा? उन्होंने कहा तिलक जी को कहा है अशांति का जन्मदाता। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। शिवाजी ने महाराष्ट्र में किसका आयोजन किया था? तो शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व का आरंभ किया जिससे जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 ईस्वी को मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। उनकी अर्थी को किसने उठाया था? तो महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। चलिए अब हम लोग देखेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की क्या क्या भूमिका थी। अब इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे फटाफट। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1950 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया और उस दिन 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में क्या शोक दिवस के रूप में मनाया गया। पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया।
रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन 1899 टू 1905 ईस्वी में के काल में 1905 में किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो बंगाल विभाजन की वजह से ही स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की? तो अश्वनी कुमार दत्त ने की थी। किसके लिए की थी? तो स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन को एकत्र करने के उद्देश्य से स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो वंदे मातरम गीत है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है ब्रिटिश सरकार HW नेविसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविसन किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अरविंदनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गंगेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अरविंदनाथ टैगोर ने अपने भाई गंगेंद्र नाथ के साथ मिलकर की थी। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं दादा भाई नौरोजी को लोग। 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिशम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। क्या चुने गए? फिशम्बरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य दादा भाई नौरोजी चुने गए 1892 में। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंटस कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जो एल्फिंटस कॉलेज में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी ने एक गुजराती पत्रिका रस्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 में की थी। कब की थी? 1851 में रस्त गुफ्तार पत्रिका की स्थापना की थी जो एक गुजराती पत्रिका थी। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और 1908 में कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। तो लंदन में मुस्लिम लीग की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सैयद अमीर ने की थी। कब की थी? तो 1908 में की थी। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। और वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त कर दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम कब आया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में आया था जिसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसका नाम और है मार्ले मिंटो सुधार। इसका सबसे बड़ा दोष क्या था? तो इसका सबसे बड़ा दोष था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना। उन्होंने क्या किया था? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा था मार्ले मिंटो सुधार 1919 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी जी ने कहा मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन लाइनर टॉपिक देखिए तो नेक्स्ट है आपका 1916 से 1922 तक का काल इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्रेय का काल था। 1916 से 1922 तक का काल जो था समय था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का मैत्रेय का काल था। अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। अप्रैल 1916 में तिलक जी ने अपने होम रूल लीग की स्थापना की और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया था। बेसेंट ने किसके माध्यम से अपने लीग का प्रचार किया था? तो कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया के माध्यम से अपने लीग का प्रचार किया था, तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपने लीग का प्रचार किया था। तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव कौन थे? अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा तथा इनके सचिव थे एनसी केलकर। कौन थे? एनसी केलकर इसके सचिव चुने गए थे। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित लीग के सचिव कौन थे? तो जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे सचिव? तो जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव थे एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किए गए होम रूल लीग के। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो राजकोट में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। गांधी जी की अल्पायु 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं तथा राजकोट राज्यों के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? तो वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। कौन थे? ये गांधी जी के पिता थे करमचंद्र गांधी। व गांधी जी के कौन थे? पिता थे। इनका उपनाम क्या था? कबा गांधी था। इनका उपनाम था कबा गांधी। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। दोस्तों, अब पेट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आप लोग का अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए। जितने भी पेट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग उसको पढ़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़िए। टाटा, बाय बाय, सी यू।